हेलो एवरीवन, ये है वीडियो नंबर 2 और इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में। ये वीडियो है नंबर 2 ENC सब्जेक्ट के लिए, यानी कि न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी के लिए, जिसमें हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। स्टार्ट करें। तो देखिए, यही क्वेश्चन आया था, डिफाइन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, और इसको मैंने क्रॉप करके काट के लगा दिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2.5 नंबर का आया था और कंपलसरी था इस क्वेश्चन को करना। नाउ न्यूट्रिशन इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है किसका? हेल्थ और डेवलपमेंट का। ठीक है, डेवलपमेंट किसका? हमारी बॉडी का, तो वो और हमारे हेल्थ का बहुत ही अहम हिस्सा है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो होता है, क्या होता है इससे? बेटर न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू, अगर किसी का न्यूट्रिशन अच्छा है तो उससे क्या होगा? जो छोटा बच्चा होता है ना, इन्फेंट, पैदा होने वाला से लेके जो गोद में होते हैं लगभग वो छोटे छोटे बच्चे, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, तंदुरुस्त पैदा होगा छोटा बच्चा, चाइल्ड भी अच्छा रहेगा। मैटरनल हेल्थ, यानी जो एक माँ होती है उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इम्यून सिस्टम, ठीक है, जिसकी वजह से आप डिसीज से लड़ने में सक्षम रहते हैं, वो स्ट्रांग बनेगा। देन प्रेगनेंसी सेफर रहेगी आपकी। ठीक है, जो आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसीलिए आती हैं क्योंकि जो लोगों की दिनचर्या है वो बहुत बेकार हो चुकी है। न्यूट्रिशन अच्छा लेते नहीं है, एक्सरसाइज कुछ करते नहीं है। पहले क्या होता था कि कोई तामझाम नहीं होता था, ना कोई जिम होता था, ना भाई कोई विटामिन की टैबलेट खाता था, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी सेफर रहती थी बिकॉज लोग बाग काम करते थे, मेहनत करते थे। बट आज के इस टेक्नोलॉजी वाले टाइम पे कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता है, तो क्या होगा? यही सब होगा। इसलिए आप थोड़ा अपना हाथ पैर हिलाएंगे, वही आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप घर के पूरे सारे काम बिना किसी टेक्निकल औजार के करें ना, तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। एंड सेफर प्रेगनेंसी तो रहेगी, चाइल्ड बर्थ भी होगा, है ना। लोअर रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी होती हैं? जो एक से दूसरे को नहीं होती, फैलती नहीं है, जैसे कि डायबिटीज या कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। तो अगर आपकी अच्छा न्यूट्रिशन है तो आपको ये डिसीजेस नहीं होंगी। ये तो मैंने आपको एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया था। अब ये तो देख लें कि होता क्या है न्यूट्रिशन। एक सिंपल सी डेफिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंस टू फूड once it enters the mouth and thereafter। मतलब एक बार जब हम खाने को इंटेक कर लेते हैं, अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं, देन उसके बाद क्या होता है? दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। However, a more detailed definition would be the science of foods, the nutrients and the other substances therein, their action, interaction and balance in relationship to health and diseases. The process by which organism ingests, digests, absorbs, transports and utilizes nutrients and disposes of their end products. In addition, nutrition must be concerned with the social, economical, cultural and psychological implications of food and eating। समझ में आया? नहीं आया? मैं बता दूं? चलो लिख लेना आप अपनी लैंग्वेज में। ये इग्नू की बुक का है सारा मटेरियल, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा समझने में, आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो वो ईजियर रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, न्यूट्रिशन एक तरह की साइंस है। जैसे हम जो भी खाना खा रहे हैं, खाने के बाद वो डाइजेस्ट हो रहा है और कुछ पार्ट उसका यूटिलाइज हो जाता है, एंड बाकी जो वेस्ट होता है उसको हम बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, एज एन एंड प्रोडक्ट डिस्पोज कर देते हैं। बाकी चीज़ों को, है ना, जो विटामिन वगैरह होती हैं उसको यूटिलाइज कर लेता है बॉडी, एब्जॉर्व कर लेता है, खाने को डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो रिलेशनशिप बनता है न्यूट्रिशन का, कि अगर न्यूट्रिशन अच्छा है तो हेल्थ और डिसीज़, मतलब हेल्थ अच्छी रहेगी, डिसीजेस होंगी नहीं। तो इस तरह का जो ये रिलेशनशिप है ना, इस पूरी चीज़ को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इन शॉर्ट यही होता है। ठीक है,
द बॉडी नीड्स ईच न्यूट्रिएंट इन स्पेसिफिक अमाउंट्स। देखो बॉडी जो है उसे हर तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, बट स्पेसिफिक अमाउंट में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि कोई चीज़, भैया बादाम अच्छे होते हैं तो आप 10 किलो बादाम एक ही दिन में खाओ, या दूध अच्छा होता है तो आप दूध ही दूध पीते रहो, उसका आपको साइड इफेक्ट हो जाएगा। हर चीज़ की एक लिमिट है, उसी सीमा में खानी चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट। Some are needed in relatively large amounts, the macronutrients, and some in smaller amounts, the micro। देखो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, क्योंकि हमें उनको ज़्यादा अमाउंट में लेना होता है, और जिनको कम में लेना होता है उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बट दे ऑल आर इक्वली इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। लेकिन ये मत सोचना कि जिनको हम कम अमाउंट में ले रहे हैं वो कम इसेंशियल है, वो भी हमारी हेल्थ के लिए उतना ही इसेंशियल है जितना कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। बट ये है कि लेने का तरीका अलग है, कुछ को ज़्यादा अमाउंट में लिया जाता है और कुछ को कम में। ईच न्यूट्रिएंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द बॉडी, और हर न्यूट्रिएंट का अपना एक इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल होता है जिसको वो निभाते हैं, ठीक है। और देखिए, द मिनरल कैल्शियम फॉर एग्जाम्पल हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? कैल्शियम की, ठीक है। तो ये क्या है? क्या कैल्शियम आपको भर भर के खाना चाहिए? ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है? नो, इट्स अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, याद रखिएगा। दिस इज द एक्शन ऑफ कैल्शियम। सिमिलरली अदर न्यूट्रिएंट्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये तो हो गया भाई कैल्शियम का, ये कैल्शियम हमारे दांतों को सही रखता है, बट व्हाट अबाउट अदर न्यूट्रिएंट्स? उनके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। बोन्स एंड टीथ ऑल्सो कंटेन अनदर मिनरल फॉस्फोरस। तो अभी हमने देखा था कि कैल्शियम जरूरी होता है, बट ऐसा नहीं है, एक और मिनरल है, दैट इज phosphorus. Both calcium and phosphorus must be supplied to the body in required amount and proportion to ensure the normal growth of bones and teeth. अगर आपको चाहिए मजबूत दांत और हड्डियां, तो आपको एक निश्चित अमाउंट में रिक्वायर्ड अमाउंट में स्पेसिफिक अमाउंट में कैल्शियम और फॉस्फोरस को अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिक्वायर्स एंड बैलेंस बिटवीन दीज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो हमें एक बैलेंस भी रखना पड़ेगा, ऐसा ना करें कि कैल्शियम ही कैल्शियम खा रहे हैं, फॉस्फोरस नहीं ले रहे, या फॉस्फोरस ही फॉस्फोरस चला है, कैल्शियम नहीं, या दोनों नहीं, या दोनों बहुत ज़्यादा ले रहे हो। तो एक बैलेंस बना के हमें चलना होगा। तो अभी हमने देखा कि कैल्शियम भी ज़रूरी है, फॉस्फोरस ज़रूरी है, कार्ब्स ज़रूरी है, फैट ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन कितना ज़रूरी है? मैंने आपको ये भी बताया था कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और उस स्पेसिफिक अमाउंट में ही हमें किसी भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना चाहिए, इनटेक करना चाहिए उसका, ठीक है। तो बैलेंस बना के रखना चाहिए, तो उस बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो हम बैलेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल में कैल्शियम और फॉस्फोरस ही ले रहे हैं, जिनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। If the diet contains too much phosphorus, it prevents the body from taking in enough of calcium। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस ले लेंगे बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी ना कैल्शियम नहीं ले पाएगा। कैल्शियम नहीं ले पाएगा तो फिर आपकी बॉडी में बोन्स और टीथ्स में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि बॉडी में आपको फॉस्फोरस की भी ज़रूरत है तो कैल्शियम की भी ज़रूरत है। फॉस्फोरस कैल्शियम की कमी को नहीं दूर कर सकता। This creates an imbalance between calcium and phosphorus and affects bones and teeth, ठीक है। This imbalance can be corrected by consuming food that supply the two nutrients in the correct proportion। तो अगर आपको इस चीज से बचना है, इम्बैलेंस से बचना है, तो आप उस तरह के फूड्स को कंज्यूम करें जिसमें एक एक्यूरेट मात्रा हो फॉस्फोरस की भी एंड कैल्शियम की भी। नाउ हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या है? The definition of health proposed by World Health Organization, that is WHO. Health is a state of complete physical, mental and social well-being, normally
द एब्सेंस ऑफ डिसीज। जो आमतौर पे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये तो बंदा हेल्दी है, क्यों? क्योंकि ये बीमार नहीं है, इसको कोई डिसीज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बोला है कि जो हेल्थ होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, ये फिजिकल के साथ मेंटल और सोशल भी होती है। हर तरीके से बंदा मतलब तंदुरुस्त होना चाहिए। हाँ, मान लीजिए कोई चीज आपको हट्टा कट्टा दिख रहा है, कोई आदमी आपको लंबा चौड़ा है, हट्टा कट्टा है, बट मेंटली वो डिप्रेशन में रहता है, तो वो हेल्दी नहीं हो सकता। ठीक है, दिस डेफिनेशन tells us that health is a positive state. In other words, health is a state of complete well-being, not just the absence of disease. इसलिए कहा गया है कि हेल्थ एक कंप्लीट वेलबींग है, मतलब हर तरफ से, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या सोशल हो, हर तरीके से आप खुश होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव साइंस होने चाहिए, ना कि केवल एब्सेंस ऑफ डिसीज। A person may not be suffering from any disease and yet may not enjoy complete well-being. जैसे मैंने आपको अभी बताया, मान लीजिए किसी को नहीं है कोई डिसीज, बट ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, या फिर उसको कोई परेशानी है, सैड रहता है, डिप्रेशन में रहता है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे? वो अनहेल्दी है, बिकॉज वो मेंटली फिट नहीं है। There are so many times when we feel tired or exhausted and incapable of concentrating on our work. At such times, we are not enjoying complete well-being, even though at other times we do. कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा थकान फील करते हैं और अपने काम पे भी ना ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट उस टाइम पे हमें कोई डिसीज नहीं है, तो किस कैटेगरी में हम आएंगे? हम अनहेल्दी कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, there are also sometimes when we suffer from an infection or periods of ill health. This means no person enjoys full health all the time. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति है वो हर टाइम हेल्दी रहता है, क्योंकि कभी ना कभी उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। However, we call a person healthy if he or she enjoys good health most of the time. But हम किसी को हेल्दी तब कह सकते हैं जब वो ज़्यादातर टाइम फिट रहे, हेल्दी रहे और बीमारियों से दूर रहे। अब देखिए, हेल्थ को हम कई कैटेगरीज में देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल हेल्थ को देखेंगे। फिजिकल डायमेंशंस ऑफ हेल्थ इज फैमिलियर टू अस, है ना, क्योंकि हम मेंटली तो लोग बाग अनदेखा भी कर देते हैं, नहीं पता चलता कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, बट फिजिकली हम देख के बता सकते हैं कि ये व्यक्ति बीमार है या इसको कोई परेशानी है। When we say a person is healthy, we are generally referring to this aspect. मतलब ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो हेल्दी का मतलब देखकर ही पता करते हैं कि अरे ये तो मोटा दिख रहा है, अरे ये तो लंबा चौड़ा है, हेल्दी ही होगा। इस तरह की लोगों में थिंकिंग रहती है। फिजिकल हेल्थ इज इजी टू डिटेक्ट एंड डिस्क्राइब, और जो फिजिकल हेल्थ है उसे हम देखकर बता सकते हैं, इसलिए ये इजी होता है इसको डिटेक्ट करना एंड डिस्क्राइब करना। A person is physically healthy if he or she looks alert. मतलब अगर कोई बंदा अच्छा हेल्दी है फिजिकली, तो वो अलर्ट होगा, एक्टिव होगा, हर चीज का ना जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, एनर्जेटिक होगा, मतलब उसकी आंखों से दिखता है कि दिख जाएगा कि हाँ भाई एनर्जेटिक है। जो बंदा थोड़ा सा थका हुआ टाइप का होगा तो हम कह सकते हैं अनहेल्दी है, उसकी आंखों से दिखेगा, आंखें उसकी छोटी छोटी हो रखी होंगी ना, इस तरह की चीजें। और कुछ मैंने यहाँ पर बॉडी पार्ट्स आपको बताए हैं, उनका क्या साइन होता है उनकी गुड हेल्थ का। देखिए जैसे हेयर, अगर शाइनी है, चमक है उनमें, आपका स्कैल्प यानी जो आपकी खोपड़ी है वो हेल्दी है, तो इसका मतलब आपके हेयर अच्छे हैं, हेल्थी हैं। जैसे नेक ग्लैंड, जो हमारी गर्दन के ग्लैंड्स होते हैं वो बड़े नहीं होने चाहिए, फूले नहीं होने चाहिए। स्किन है स्मूथ, हेल्दी लोगों की स्किन कैसी होती है? स्मूथ होती है, ड्राई नहीं होती है, थोड़ी मॉइस्ट होती है, और कलर भी उसका गुड होता है। या गुड कलर होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा गोरा होना या काला होना, बट एक मतलब उसमें कुछ भी रेडनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किन डिसीज नहीं है। ठीक है, आईज ब्राइट होनी चाहिए, आपने देखा होगा बहुतों की आईज में रेडनेस होती है,
है ना। नो फटीग सर्कल्स, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है आजकल बहुत लोगों को। तो ये सब क्यों होती है? बिकॉज आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं। लिप्स, लिप्स का कलर गुड कलर होना चाहिए। गुड का मतलब ये नहीं है कि जैसे टीवी में रेड लिपस्टिक होती है वैसा ही हो, बट हाँ ज्यादा काले अगर आपके लिप्स हैं तो इट मीन्स ये आप अनहेल्दी हैं, ठीक है। और सूखे होठ होना भी गलत है, मॉइस्ट होने चाहिए, थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए। टंग आपकी कैसी होनी चाहिए? एकदम अच्छी पिंक कलर की होनी चाहिए। और जो आपके टंग्स पे ना, कई लोगों की टंग आप देखना खुद ही निकाल के शीशे में, दरारें टाइप की होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर सी टंग होनी चाहिए। एंड जो आपके गम्स होते हैं मसूड़े, वो गुड पिंक कलर के होने चाहिए, कोई स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। आपका एब्डोमेन जो होता है वो फ्लैट होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए। वेट आपका आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए। तो ये कुछ साइंस है आपके बॉडी पार्ट्स के, जिन्हें देखकर ही हम बता सकते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी है या बुरी है। नाउ कम्स मेंटल हेल्थ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंटल हेल्थ को पता लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दिखाई नहीं देता। फिजिकल हेल्थ हम देख के बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ बताया बॉडी पार्ट्स के गुड साइंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। अलग से क्वेश्चन भी आया था गुड साइंस ऑफ हेल्थ के ऊपर इसी दिसंबर 2019 के पेपर में, तो आप इन्हीं साइंस को लिख सकते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के साथ, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। मेंटल हेल्थ देखते हैं। Mental health implies freedom from internal conflicts, good capacity to adjust to situation, and people sensitive to the emotional needs of other, capacity to deal with other individuals with consideration and courtesy, good control over one's own emotions without constantly giving into strong feelings of fear, jealousy, anger or guilt. Mental health क्या है? मेंटल हेल्थ होती है कि अंदर आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो रही हो, मतलब कोई द्वंद्व ना चल रहा हो आपके विचारों में, उलझनों में ना फंसे हो, एकदम क्लियर माइंड होना चाहिए। आपकी अच्छी खासी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों के साथ एडजस्ट कर सकें, प्रॉब्लम्स में एडजस्ट कर सकें, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, है ना। एंड दूसरों को के साथ आपको जेलसी नहीं फील करनी है, जलन ना हो, डर ना हो एंड गुस्सा ना हो। तो ये सारी चीजें होती हैं मेंटल हेल्थ के अंदर। You would have realized that mental health is more complex concept than physical health. ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो है ही, डायरेक्ट समझ में नहीं आता, हम पता नहीं लगा पाते हैं, मेजर नहीं कर पाते हैं कि वेदर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। Though we can usually recognize the extreme cases of mental health rather easily, it is difficult to categorize individuals who are normal in other ways but may have a problem understanding another person's viewpoint or being sensitive to the emotional needs of other. तो काफी मुश्किल हो जाता है लोगों को कैटेगराइज करना कि किसको किस तरह से प्रॉब्लम है, और कोई नॉर्मल होता है बट उनको प्रॉब्लम होती है, वो दूसरों के व्यू पॉइंट्स को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं, काफी सेंसिटिव पीपल होते हैं, है ना। Such problems, if they are sufficiently serious and persistent, would definitely be indicate of poor mental health. और अगर इस तरह की problems किसी में है, so ये indicate करता है कि उस person की जो mental condition है वो बेकार है, ठीक है, poor mental health है। So ये lecture था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप मुझे ये भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ही मिलते हैं आप, तब तक के लिए बाय बाय।